साथियों सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच। आज मैं बात करूंगा स्पेस टेक्नोलॉजी की। आखिर स्पेस टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, अंतरिक्ष की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, और अंतरिक्ष में जाना और वहाँ की खोज करना इतना ज़रूरी क्यों था। सवाल ये होता है कि अंतरिक्ष भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में कितना ज़्यादा प्रभावी, और दुनिया के अन्य देशों को कितनी ज़रूरत, और भारत उस कतार में कहाँ खड़ा है, और कैसे शुरुआत हुई, क्यों हुई, और कब हुई, और क्यों ज़रूरी था। इन मुद्दों पर मैं बात करूँगा आज आपके साथ। इस एपिसोड के साथ हम बात करते हैं जब पहले दुनिया में कोई अगर अंतरिक्ष में गया, और अंतरिक्ष की शुरुआत मैं कहता हूँ कि खगोलीय पिंडों से लेकर भौगोलिक स्थिति तक, यहाँ तक कि पृथ्वी नहीं, पृथ्वी समेत उसके बाहरी वातावरण का पता लगाना ये अंतरिक्ष में ही आता है। और इसके कई सारी अपनी शाखाएं जो विस्तृत फैली हुई हमारी अंतरिक्ष विज्ञान को दर्शाती हैं, और उन सब सवालों का जवाब देने में हमें इस विज्ञान के अर्थात इस विज्ञान के से जानकारी मिलती है, और हमें उन गुत्थियों को सुलझाने में पूर्ण सहायक सिद्ध होती है। दुनिया में अगर सबसे पहले कोई गया तो 3 नवंबर 1957 को रूस भेजता है कॉस्मोस एजेंसी के थ्रू अपना एक विमान, जिसमें एक डॉग को बिठा के बैठता है, भेजता है, जो सफलतापूर्वक उसका परीक्षण होता है और वह वापस आता है। अगर कोई मनुष्य अगर गया अंतरिक्ष में तो वह सबसे पहले गए थे 1961 में यूरी गागरिन। वो भी रूसी वैज्ञानिक थे, स्पेस वैज्ञानिक रूसी। वो जाते हैं, उसके बाद में ये सिलसिला होता है दुनिया की अलग अलग एजेंसियों में। यूएस से उस समय एक एटॉमिक पावर बन चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वह भी चाहता था कि मैं भी स्पेस में अपनी महारत हासिल करूं। तो उसकी नज़र थी कि रूस तो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी में मैं पीछे छूटता जा रहा हूं। तो यूएसए की शुरुआत कहाँ से होती मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको। यूएसए जो है एक स्विट्जरलैंड की कंपनी को, स्पेस कंपनी को हायर करता है। वहाँ के तकरीबन उस समय की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार 200 से 250 कर्मचारी काम करते थे। उसने मैं कंपनी के पूरी कंपनी को हायर कर लिया और एक अपने यहाँ आके 1958 में नासा का रूप दिया। नासा की स्थापना होती है, वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी महारतें हासिल करने लगा। और होता क्या है, सन 1969 में वो भी अपना अपोलो विमान भेजता है, जिसमें 2 वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन। वो अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष की सफलतापूर्वक यात्रा करते हैं। अपोलो वापस भी आता है। अब होते ही हमारे देश की बात। हमारे देश में आखिर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कब सोचा गया, क्यों हुआ? ये तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देश सोच रहे थे कि स्पेस के बारे में जानना क्यों जरूरी, वो किस तरीके से काम कर रहा था, उन देशों की क्यों मदद कर रहा था। और जब अमेरिका में इस तरीके का रिवोल्यूशन आया, वो क्रांति आई स्पेस के लिए, होड़ मची वहाँ के वैज्ञानिकों में कि हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे होना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा, क्योंकि परमाणु शक्ति में वह आगे बढ़ ही चुका था नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक करके। उसके परीक्षण भी हो चुके थे। उसके बाद वह चाहता था कि मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अपनी धाक स्थापित करूं दुनिया में। आगे बात होती है कि यूएसए ने जब ये सब कुछ अपने आप में एक गठजोड़ साबित करना चाहा, और उस समय की बात करूं वो इस यूएसए की नासा स्पेस एजेंसी दुनिया के तकरीबन 50 देशों पर अपनी नजर बनाए हुई थी। मतलब आप जान सकते हैं कि उसको पल पल की खबर हर जगह की थी, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, आपकी प्राइवेसी से संबंधित हो। लेकिन हम इसमें अभी भी बहुत पीछे थे। हमारा देश अभी बहुत पीछे था। जब 1962 का चाइना जब अटैक कर देता है, जिससे हमने मित्रता की बात की थी, हिंदी चीनी भाई भाई की बात की थी हमारे देश के बड़े नेताओं ने, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि जब उनका अटैक होता है तो हमें कहीं समझ आता है कि नहीं, ये तो हम पर घात करने का प्रहार, हम पे प्रहार कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे कुछ हिस्सों पर कब्जा भी किया। हमारी सेना, हमारे जवानों में जज्बात की कमी नहीं थी, जोश की कमी नहीं थी, हिम्मत की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी कहीं ना कहीं रडार सिस्टम की, उस स्पेस टेक्नोलॉजी की, कि दुश्मन पर हम नजर नहीं बना पा रहे थे। वो छुप कर वार कर रहे थे, और ऊंची पहाड़ियाँ, -37-40 डिग्री टेम्परेचर,
उस तापमान पर, उस माइनस, उस बर्फ में जमी हुई हमारे सैनिक कहीं ना कहीं मौसम की हवाओं से, उस सर्द हवाओं से जूझ रहे थे, और वो अपने लेस टेक्नोलॉजी के हथियारों से और रडार सिस्टम के थ्रू हम पे वार कर रहे थे। तो वहां से जन्म होता है। उस युद्ध के पश्चात परिणाम मिलते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी का होना कितना जरूरी है। फिर कहीं हमारे देश में एक मुहिम आती है, भारत सरकार ये सोचती है इस बारे में कि स्पेस टेक्नोलॉजी में कदम रखना जरूरी है। उस समय की मैं बात बता दूं, हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी अगर दो लोगों के हाथों में कमान थी, उन दो लोगों को उस जिम्मेदारी को सौंपा गया और उन्हें मुहिम की गई। इनका नाम आता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं कि इसरो के संस्थापक के रूप में उन्हें जाना जाता है और स्पेस टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है भारत में। जब स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है इंडिया में, और इंडो चाइना वार के बाद ही शुरुआत होती है, और ज़रूरी था क्योंकि कोई भी देश हम पर हमला करता है तो ज़रूरी होता है उस पर, उस दुश्मन पर नज़र बनाना। और वो नज़र बनाए कैसे? अगर देशों से अगर हम खरीदना चाहते थे तो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी, और उसके बाद भी वो हमें अच्छे साधन मुहैया नहीं कराते थे। तो ज़रूरी था खुद के बल पर लड़ना। उस समय की नेहरू सरकार ने इस चीज़ के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया और कदम रखा 1962 में स्पेस टेक्नोलॉजी की ओर, जिसे चुना गया डॉक्टर विक्रम साराभाई को और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। उस समय की परमाणु एजेंसी हमारी जो थी, इसके में सहायक हुई, स्पेस एजेंसी टेक्नोलॉजी के लिए सहायक हुई, और वो बनाने का काम करने लगी। सबसे पहले थुम्बा में केंद्र खोला गया, क्योंकि भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण प्रक्षेपण, कोई भी रॉकेट लॉन्च करना बड़ा आसान था और वहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती थी। उसके बाद में अहमदाबाद में भी एजेंसी को लॉन्च किया गया, वहाँ भी कुछ भू प्रक्षेपण परीक्षण किए गए, लेकिन एक सिलसिला बहुत धीमा था। लेकिन जब 1969 में स्थापना होती है इसरो की, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनता है, हमारा बंगलुरु में इसका मुख्यालय बनता है और इसके संस्थापक होते हैं हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। वहाँ से दिन दूनी चार चौगुनी हमारे रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च होने लगती है, और हम दुश्मन पर नजर बनाने में सक्षम होते हैं। और फिर चाहे कोई भी युद्ध हुआ हो, हम उसमें कभी मात नहीं खाए, जीती मिली। उसके परिणाम थे स्पेस टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं वो रडार टेक्नोलॉजी, आज हम तमाम टेक्नोलॉजी से लैस हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी का है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का है। काफ़ी विदेशी स्पेस एजेंसियों ने उन्हें ऑफर भी दिए, हमारे यहाँ काम करो। लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई जानते थे कि हमारे देश की ज़मीनी हकीकत क्या है। अगर आज हमने अपने देश के लिए काम नहीं किया तो हो सकता है आज जितना पीछे उससे और ज़्यादा कहीं पीछे रह जाए। उन्होंने अपने देश के लिए काम किया और इसरो को आगे बढ़ाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, यहाँ तक कि उसके थ्रू जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी आई, अग्नि 4, यहाँ तक कि डॉक्टर कलाम जो देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, आगे चलकर राष्ट्रपति हुए, उस प्रोजेक्टों से मिलकर काम किया। आज हम कह सकते हैं इन सब की बदौलत, इनकी मदद से, जो भी चांदीपुर में उड़ीसा में या डॉक्टर कलाम साहब के आज नाम डॉक्टर कलाम साहब रख दिया गया है, जो चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र था, तो उसमें अगर कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो इंडिया लगता है दुनिया में सर्वोपरि पर ही है। आज दुनिया के उन 4 चुनिंदा देशों में हम उनमें से एक आते हैं, चाहे वो रूस हो, यूएसए हो, चाइना हो, आते हैं। फिर तो चौथा नंबर आता है इंडिया का, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे है, जिसकी मदद से आज हम उस टेक्नोलॉजी से लैस हैं कि एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और अपने देश की सुरक्षा हित में एक सफलतापूर्वक प्रयास कर पा रहे हैं। चाहे वो सेना का हित हो, समाज का हित हो, देश की सुरक्षा का हित हो, सीमाओं का हित हो। और जिन जिन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो उनमें से सर्वोपरि अगर कोई आती है, बहुत ही स्पेस टेक्नोलॉजी। 1969 के बाद 1962 लेकर 69 का पीरियड जो बहुत धीमा था, लेकिन 1969 के बाद जो इसरो के स्थापना के बाद जो समय आया, बीतता गया, और अब डॉक्टर के सिवान तक, जो अभी इसरो के संस्थापक हैं, उनकी कमान है, जो उन्होंने चंद्रयान 2 को मिशन को लॉन्च किया। हमें सफलता मिलना अलग बात है, लेकिन हम उनमें कितना आगे पहुंच रहे हैं, दुनिया को कितना साबित कर पा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कोई हमें सफलता मिले
तो आने वाले पलों में सफलता ना मिले। विज्ञान कभी असफल नहीं हुआ, बल्कि हाँ प्रयोग हुए हैं। हम उसे असफल कभी नहीं कह सकते, लेकिन उस असफलताएं जो अगर मिली हैं तो उनमें कह सकते हैं वो एक प्रयोग था, जो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब होगा। मैं बात करता हूँ कि आज हमारा इसरो दुनिया के बड़ी बड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर ज्वाइंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है। और कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो कोई एक दिन में नहीं पैदा हो जाती, उसे बरसों लगते हैं। हम सोचते हैं कि अब से 2-3 दशक पहले की बात करेंगे तो जो टेलीफोनिक आज टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में अगर सोचते थे कि ऐसा संभव हो पाएगा, लेकिन ऐसा आज हुआ। और वो एक दिन में नहीं हुआ, वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियां लगी इसे लाने में, इसे बनाने में। आज जो भी ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी के आदमी यहाँ पल भर में कहीं और, इन पर भी काम चल रहा है। चाहे नासा के साथ हो, जाक्सा के साथ हो, CNSS के साथ हो, कॉस्मोस के साथ हो, दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसियों के साथ जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो एक तारीफ काबिल है। और आने वाले समय में जो भी पीढ़ियां रहेंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा चार चांद लगाने के काम करेंगे वो प्रोजेक्ट। जो आज हमारे युग में, हमारे समय में जो टेक्नोलॉजी है, हम उनके साथ जी रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं। और जो पीछे पीढ़ियों ने वैज्ञानिकों की काम किया होगा, उन्हें जो सफलता हासिल की इन प्रोजेक्टों में, जिनका अनुभव हम सहज ही महसूस कर पा रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले अगर इंडिया से कोई भेजा गया था तो हमारा आर्यभट्ट प्रथम, जो कि मैं बता देना चाहता हूं कि 19 अप्रैल 1975 को रूस की स्पेस एजेंसी कॉस्मोस के मदद से भेजा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। उसके बाद से अब तक जो भी सिलसिला चंद्रयान-2 तक, गगनयान, जितने भी मिशन लॉन्च होने वाले और हो रहे हैं, वो दिन पे दिन प्रगति के पथ पर हैं। और ये भरोसा है कि अगर स्पेस टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी भी सुविधाओं से लैस सुविधाएं होंगी, सुविधाजनक होंगी, और वो हमें हर क्षण प्रभावित करेंगी और अग्रसर करेंगी देश की सुरक्षा में, समाज की सुरक्षा के हित में और देश के रोशन करने में। और मैं बात करूंगा आगे आपसे अगले एपिसोड में अपने एटॉमिक और पोखरण की, और यहाँ तक कि हिरोशिमा और नागासाकी पर। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ।